हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज गोयल है गेट माई यूनिवर्सिटी से। दोस्तों, एज अ काउंसलर, एज अ करियर काउंसलर, हमारी जिम्मेदारी बनती है जो भी हम बात आपको बताएं उसके पीछे पूरे फैक्ट्स होने चाहिए, पूरी रिसर्च होनी चाहिए और बातों का एक सही पर्सपेक्टिव होना चाहिए। उसके पीछे कहीं भी कोई शॉर्ट टर्म वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के करियर से जुड़ा हुआ सवाल है और लोग इस हमारे इन्फ्लुएंस से या हमारी एडवाइस से कनेक्ट करते हैं और उनका आगे का करियर और उनका आगे का फ्यूचर रोड मैप तैयार होता है। आज मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूं। ये आज का जो सेशन है, दिस इज अबाउट मेडिकल इन फिलीपींस। कुछ लोग हैं जिनकी अपनी ओपिनियन है, जो अपना एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रखते हैं, बट हम लोग उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा डिफर करते हैं और शायद मैं यही अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने जा रहा हूं। कोई पर्सनल नहीं है किसी के अगेंस्ट, कोई हमारी किसी से कोई फाइट नहीं है, नथिंग लाइक दैट। जस्ट एक व्यू पॉइंट उन लोगों का है और एक व्यू पॉइंट हमारा है जिसमें हमारी अपनी रिसर्च है और हम चाहते हैं एज एन ऑडियंस, एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट, आप इवैल्यूएट करें और आप खुद से जज करें पर्सपेक्टिव के ध्यान में रखते हुए क्या सही है और क्या गलत है। डिसीजन प्योरली आपका है, लेकिन यस, मैं आज आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने जा रहा हूं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर प्लीज अपने कॉमेंट्स हमें दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जिस वीडियो का मैं यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ, ये वीडियो प्रेजेंट की गई है मिस युक्ति वेलवाल जी द्वारा, जिसमें फिलीपींस को लेकर कुछ जो र्यूमर्स हैं या जो कुछ फैक्ट्स हैं उनको करेक्ट कर रही हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हमारा एक अपना पर्सपेक्टिव है जो हम शेयर करना चाहते हैं और मैं यहीं पॉइंट बाय पॉइंट चलाऊंगा और जहां मुझे लगता है क्रिटिकल पॉइंट्स है वहां हम इवैल्यूएट करने की कोशिश भी करेंगे। क्या पॉइंट है देखिए। जब आपको किसी चीज की जानकारी कम होती है या नहीं होती है तो जो मन में आपके आता है आप वो बोल देते हो, क्योंकि आप सामने वाले को यही दिखाना चाहते हैं कि आपको नॉलेज नहीं है। ये एक इनसिक्योरिटी होती है जिसकी वजह से लोग बातें बनाते हैं और जो सही लगता है उन्हें वो बोलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट वो चीज़ सही भी है या नहीं। एक इंसान को एक्सपर्ट तब कहा जाता है जब उसे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है उस फील्ड में और वो कंपेयर और डिफरेंशिएट कर सके। सो फ्रेंड्स, आई थिंक इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा बोलने के लिए। ये वाला पार्ट आई थिंक हम इग्नोर कर सकते हैं। एक्सपर्टीज डज नॉट कम नेचुरली और डजंट मीन कि अगर हम एक लेवल पे हैं तो वी आर ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ। ओके, सो ये चीज़ आई थिंक हमारा काम फैक्ट्स रखने का होता है और शायद यहीं पे हम अपने फैक्ट्स रखना ज़्यादा उचित समझते हैं और ये डिसीजन स्टूडेंट पे छोड़ते हैं कि वो फैक्चुअल एनालिसिस किस तरीके से करता है। एंड एज आई सेड, समवन राइटली सेड, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आज मैं इस वीडियो का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए पॉइंट्स पे आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, बहुत कम है। सबसे पहले कहा जाता है कि यस, पॉइंट नंबर 1, सीट्स बहुत कम है और ये लोग बीएस में ज़्यादा एडमिशन लेते हैं और एमडी में सीट्स कम होती है। ये बात आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कह सकते हैं, नॉट फॉर प्राइवेट कॉलेज। ओके, गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीएस की सीट्स दी जाती हैं। बहुत से कंसर्न पहले ये काम किया करते थे, बच्चों को कम फीस दिखा के बीएस में भेजते थे और उनको एडमिट की जानकारी नहीं देते थे। इस वजह से बच्चे जब एडमिट का एग्जाम देते थे, क्योंकि गवर्नमेंट में तो एडमिट की स्कोर के बिना एडमिशन नहीं हो पाता है, तो उनका एडमिशन एमडी में नहीं होता था। बिकॉज ऑफ कोर्स गवर्नमेंट सीट में एमडी सीट्स कंपेयर टू बीएस कम ही होती हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए भी है जिनको कम इन्फॉर्मेशन है। ये एक्चुअली वीडियो की इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए मैं राइट। सो सेकेंड इज ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि फिलीपींस की कॉलेजेस का एक रूल है। मिनिस्ट्री कहती है कि जितने बच्चे आपके पास फिलिपिनोज हैं, नंबर ऑफ फिलिपिनोज इन योर यूनिवर्सिटी, यू कैन टेक इक्वल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। देयर वैसे मोर देन 2000 स्टूडेंट्स। पहले इस पॉइंट को एनालाइज करते हैं जो मैम ने बोला है कि जितने आपके पास फिलिपिनो स्टूडेंट्स हैं उतने ही आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले सकते हैं। आइए देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपके सामने एज आई टोल्ड यू मैं फैक्ट्स प्रेजेंट करूंगा। ये सीएमओ है चैड की, जिसे हम बोलते हैं सीएमओ 55 2006 पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड स्ट्रैटेजीज ऑन द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फिलीपीन एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम, राइट। और यहाँ पे जो पॉइंट मैं एड्रेस करना चाहता हूं वो आपके सामने ये आ रहा है, एक सेकेंड। दिस इज पॉइंट नंबर 5। ओके, ये आप देखिएगा।
The seat allocation for international student per program shall be based on the carrying capacity of pertinent college, provided that it should not exceed 1/3 of the total population of the HEI. So देखिए फैक्चुअली पहला पॉइंट तो यहीं पे ये गलत है कि 100% आप इक्वल ले सकते हैं. दिस इज नॉट 100%, दिस इज 33%. एंड दिस इज ओल्डर 2006 सर्कुलर. अभी जो लेटेस्ट आया आई थिंक वो इससे भी कम कर दिया गया है. सो आई थिंक पहला पॉइंट तो यहीं पे जाता है. अब आगे नेक्स्ट पार्ट का वीडियो को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या पॉइंट्स आ रहे हैं इसके अंदर. पढ़ते हैं क्योंकि ये कंसोर्टियम है, इनके 3 कॉलेजेस मिलके कॉलेज का एक ग्रुप है, ये कंसोर्टियम है, इस वजह से इनके पास ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और ये ज़्यादा स्टूडेंट ले सकते हैं. ये अपनी अभी भी कैपेसिटी से कम ही स्टूडेंट्स को लेते हैं अपने कैंपस में. ऐसी यूनिवर्सिटी परपेचुअल हेल्थ. सो पहली बात यहाँ पे 2 बात की गई हैं कि 2000 एडमिशंस ले सकते हैं. दैट मीन्स आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे 2000 एडमिशंस होते हैं. जो शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं कि फिलीपींस एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं ओवर एडमिशन की प्रॉब्लम होती है. एंड समहाउ यू आर एक्नॉलेजिंग इट कि यहाँ पे ओवर एडमिशन हो रहे हैं. 2000 एडमिशन, आई डोंट नो एक कॉलेज 2000 एडमिशन को कैसे जस्टिफाई कर सकता है. पहली बात, मैं अगर इसी पे बात करता हूं पहले, देखिए इंडिया में भी मेडिकल कॉलेजेस हैं. राजस्थान देख लीजिए, आप कर्नाटका देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, ह्यूमंगस इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा. और फिलीपींस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेजेस के, वो शायद इंडिया के काफी कॉलेजों के बहुत छोटे छोटे कॉलेजेस हैं कंपैरेटिवली, राइट. और इंडिया में भी अगर ऐसा होने लग जाए कि आपने कभी देखा है कि कैंपस अगर बड़ा है तो क्या हम 2000 बच्चे ले लेते हैं? कैंपस इज साइज इज नोवेयर रिलेटेड टू द नंबर ऑफ इनटेक जो आप ले सकते हैं. दिस इज अ मेडिकल एजुकेशन सिस्टम. मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में जो मैटर करता है वो करता है आपका हॉस्पिटल कैसा है, आपके कैडावर्स कितने हैं, आप कितने बच्चों को एक्सपोजर प्रैक्टिकली दे पा रहे हो, आपके ओपीडी. इंडिया में काफी ऐसे कॉलेज जिनका ओपीडी तक नहीं चलता इंस्पाइट ऑफ इतने बड़े हमारे कॉलेजेस हैं. बट स्टिल हमारे यहाँ 150-200 सीटें होती हैं, रिलेटिवली 300, एक ठीक है, एक सब्सटैंशियल सीट आप कर सकते हो. 2000 सीट को जस्टिफाई करना, पहली बात तो हमें इस चीज पे ऑब्जेक्शन है कि 2000 चीज को आप जस्टिफाई कर रहे हो. अब आते हैं जस्टिफिकेशन के ऊपर. सो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है, यहां एक कंसोर्टियम है. अब मैं कंसोर्टियम की बात कर लेता हूं. इस कंसोर्टियम में 4 कॉलेजेस की यहां पे बात की जा रही है. और इस कंसोर्टियम में से जो एक कॉलेज है जिसका नाम यूवी गुलास है, डेफिनेटली पुराना कॉलेज है, WHO सर्टिफाइड है. बाकी के जो 2 कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी पर्टिकुलर कॉलेज का, वो WHO की लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. फर्स्ट ईयर ऑफ देयर ऑपरेशन, एक कॉलेज तो ऐसा है जो इसी साल इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका ना कोई पास्ट में जो NMC की लिस्ट थी उसमें भी एग्जिस्ट नहीं करता था और WHO की लिस्ट में भी एग्जिस्ट ही नहीं करता. दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर टेकिंग द एडमिशन. तो उस कंसोर्टियम को, ये मेडिकल एजुकेशन है, हमने कंपनीज का कंसोर्टियम तो सुना है, बट ये मेडिकल कॉलेजेस का और ये कॉलेजेस का कंसोर्टियम किस तरह से काम करता है फ्रेंड्स, हमें नहीं समझ में आया कि ये किस तरीके से काम करता है और क्या लॉजिक है इसका, राइट. सो पहली बात तो इस पॉइंट पे हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो हमने आपके सामने रख दिया है. यूनिवर्सिटी है तो उनके पास भी बहुत सीटें अवेलेबल हैं और वो ज़्यादा स्टूडेंट ले सकते हैं. अभी जितने एडमिशन ले रहे हैं उससे शायद 2 गुना ज़्यादा. अब ले लीजिए एडमिशन, अब जस्टिफाई कैसे करेंगे इतने एडमिशंस को, पॉइंट यही है. ठीक है. थर्ड थिंग इज स्क्रूटनी ऑफ स्टूडेंट्स वाया एनमैट एग्जाम, ये भी कहा जा रहा है. अगला पॉइंट इसमें आई थिंक जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ के हिसाब से जो अच्छे रिजल्ट वो MD में जरूर जाएंगे. ये इसका बता के ही क्लैरिटी दे रही है कि सीट्स की कोई कमी नहीं है, सारे ही बच्चे. चलिए 2 बातें कॉमन थी, लेकिन एक और बहुत मजेदार बात है कि DMSF दबाव मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स लेते हैं, फिर वो लोग अच्छे बच्चों को DMSF में रखते हैं और कम अच्छे बच्चों को वो यूवी क्लास भेज देते हैं. ओके. मैं आपको बता दूं, यूवी क्लास अपनी एडमिशंस करवा रहे हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है DMSF से स्टूडेंट्स लेने के लिए, और DMSF की ऐसी पॉलिसी ही नहीं है. आइए फ्रेंड्स, इस पे भी हम अपना व्यू पॉइंट दे देते हैं. इट इज नॉट अबाउट यूवी गुलास और DMSF. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. इसी साल एक नया कॉलेज इंट्रोड्यूस किया गया है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है, बहुत पुल है इस कॉलेज का. फिलीपींस का एक रूल है कि आप मेडिकल प्रोग्राम में इंटरनेशनल स्टूडेंट को जब ही ले सकते हैं जब आपका एक बैच पास आउट हो चुका हो. आप मुझे बताइए, अगर आज इस कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं और कम फीस के कारण जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, जब इसका एक बैच पास आउट ही नहीं हुआ है कहीं ना कहीं, तो किस बेसिस पे
आप इन बच्चों को मेडिसिन पढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर तो होना ही है। आप मानिए या ना मानिए, फिलीपींस में ये ट्रांसफर का सिस्टम चलता है और बहुत स्केल चलेगा ना। आप खुद बताइए, जब आप 2000-3000 बच्चे बीएस में ले रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में हॉस्पिटल इतना बड़ा थोड़ना है कि आप 2000 बच्चों को अकोमोडेट कर पाएंगे। सो इट्स लॉजिकल, देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस इन दिस। ओके, ठीक है। सो गाइस, आई थिंक दिस इज वन पॉइंट जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो यहां पे बहुत क्रिटिकल है दोस्तों, जिसपे मेरा सबसे बड़ा कंटेंशन है। आइए उसको देखते हैं। ठीक है, एनमेट इज एन इजी एग्जामिनेशन, एनमेट तो क्लियर कर ही सकते हो। एक क्वेश्चन मुझे Yes. यूट्यूब पे पूछा था कि BMSM is taking admission of not qualified student also, and how can you vouch for the quality of education of universities in Philippines? Well, you're pretty much right. A student who is not qualified, you never know with how many marks he is not qualified. 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 10 मार्क्स, 50 मार्क्स। उसने 2020 में नीट दिया, उसने 2021 में नीट दिया, वो नहीं कर पाया। अगले साल उसने नीट दिया, वो क्वालिफाई हो गया। यानी कि 1 साल उसे अपना लाइफ का देना पड़ेगा आपको ये प्रूव करने के लिए कि वो MBBS अब्रॉड से पढ़ने के लिए एलिजिबल है, केपेबल। ओह फ्रेंड्स, आई थिंक इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, आपको थोड़ा लॉजिकल होना पड़ेगा। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लाइफ से ओवर एक्सपेक्टेशन मत करिए। नॉट क्वालिफाइड कोई स्टिग्मा नहीं है, हम कोई नहीं बोल रहा आप स्टिग्मा है, बट ये एक रियलाइजेशन है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहीं ना कहीं हमारे बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है। हमें थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा इस चीज को लेकर, हमें थोड़ा और मंथन करना पड़ेगा, अपने फंडामेंटल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। दैट्स इट। कोई यहाँ किसी बच्चे को सही या गलत नहीं ठहरा रहा, प्लीज। ओके, आप जस्टिफाई कर रहे हो। अगर एक बच्चा किसी कारण से नहीं कर पा रहा, अगर वो 180 में से 40 सवाल भी सही नहीं कर पा रहा, आई थिंक उसको अलग तरीके से मोटिवेट करने की जरूरत है। उसको आपको ये बताने की जरूरत है कि अगर आपका नहीं बन पा रहा मेडिकल, आप अल्टरनेट मेडिकल प्रोग्राम्स में जाइए। देयर आर सो मेनी, जरूरी नहीं हर आदमी को डॉक्टर ही बनना है। अगर कोई बच्चा 105, 110 या मैं कहता हूं बॉर्डर लाइन नीट क्वालिफाई करके भी अगर मेडिकल की लाइन में जा रहा है, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? आप मुझे बताइए, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? क्या नॉट नीट क्वालिफाइड बच्चे को, आप मुझे सिंपल से 2 सवाल का जवाब दीजिए। ये नॉट नीट क्वालिफाइड बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं, क्या इनका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है यहां पे? क्या ये बच्चे के भविष्य और पेरेंट्स के एस्पिरेशन के साथ नहीं खेल रहे हैं यहां पे? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई इसके पीछे बहुत बड़ा लॉबी है, इसके पीछे बहुत पैसा है, इसके पीछे बहुत बड़े इंसेंटिव्स हैं। आप हटा दीजिए इंसेंटिव और फिर देखिए कोई सोशल सर्विस नहीं हो रही। अगर सोशल सर्विस ही करनी है तो नॉट नीट क्वालिफाइड बच्चे के लिए आप फ्री में क्लासेस चलाइए, आप बहुत डिस्काउंटेड रेट पे क्लासेस चलाइए। आप 8.5 लाख रुपए फीस ले रहे हो बीएस इंडिया में पढ़ाने की, क्या ऐसा पढ़ा दोगे? 8.5 लाख रुपए फीस ले रहे हो आप, नॉन उस पर भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी ले रहे हो नीट बच्चे के लिए। दोस्तों प्लीज 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 देखिए, क्या होता है ना, ये कुछ लॉज हैं जिनको कहते हैं ना मैनिपुलेट किया जाता है, जिनका यूज, आप सड़क पे जा रहे हैं, आप हेलमेट नहीं लगाए हैं, पुलिस वाले ने नहीं देखा तो आपका चालान नहीं हुआ, ठीक है, आपने कहा मैं मंजिल पे पहुंच गया। आपका अगर एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान किसका है? लॉन्ग टर्म में दोस्तों वी नेवर रिकमेंड कि आपको इस तरह की किसी प्रैक्टिस में जाना चाहिए। आपको रुकना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए और फिर से उस चीज के लिए ट्राई करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये और एनएमसी ने, अगर हमारी देश की एक मेडिकल संस्थान कुछ बोल रही है कि भाई इन बच्चों को अल्टरनेट मेडिसिन बीयूएमएस बीएचएमएस किसी में भी आपको नहीं दे रहे, दैट मींस वो समझते हैं, बच्चे का माइंडसेट समझते हैं, एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क को समझते हैं। आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि हम उनको पढ़ाना चाहते हैं और हम कितना बड़ा सोशल सर्विस कर रहे हैं? कोई सोशल सर्विस नहीं है दोस्तों, दिस इज प्योर बिजनेस, दिस इज अटर कॉमर्शियलाइजेशन, जिसमें आप एक डिससर्विस कर रहे हो अपने देश के साथ। आप ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो जो अभी कैपेबल ही नहीं है, जो अभी शायद उनको थोड़ा और टाइम की आवश्यकता है, या हो सकता है उनके लिए कुछ और हो। सो गाइस, इस पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, प्लीज आप इस तरह की कोई प्रैक्टिस नहीं करिए, पेशेंट रहिए। जैसा मैंने आपको बोला था, करियर काउंसलर का रोल शॉर्ट टर्म नहीं होता, उसका कोई कॉलेज बेचने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसको एक स्टूडेंट का लाइफ देखना है, उसे देखना है कि 10 साल बाद, 5 साल बाद ये बच्चा कहां रहेगा, राइट? सो गाइस, ये आपकी कॉन्शियस है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा रहे हैं बच्चे, प्लीज, लेकिन कभी भी किसी भी कॉन्शियसनेस के साथ
फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ सोशल सर्विस होल्ड करिए और मत जाइए इस तरह से अपने आप को इमेच्योर तरीके से। लोग तो आपको बोलेंगे, आपको प्रलोभन भी देंगे, बट आई थिंक फॉर यू टू डिसाइड कि आपको क्या करना चाहिए। अगले पॉइंट पे मूव करते हैं गाइस। I don't think so. One should define a capability of a student to become a doctor through an examination which is कोई क्वेश्चन नहीं है कैपेबिलिटी पे। grab a seat. Okay? तो अगले साल वही बच्चा अच्छा स्कोर पढ़ के अच्छा स्कोर ले आता है तो वो आपके लिए आपकी नज़र में सही हो जाता है, और उस साल वो नहीं तो अगर आप ये बात भी अगर मानते हैं सही हो जाता है, फिर तो आप 50% या 45% का क्राइटेरिया ही मत रखिए ना 12th का, आप 30% कर दीजिए। बोल दीजिए हम 30% पे भी ले लेते हैं बच्चे को, अगले साल हो जाएगा तो हम उसको ले लेंगे। ये कोई क्राइटेरिया, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। दिस इज जस्ट टू जस्टिफाई व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग फॉर द स्टूडेंट कम्युनिटी, फॉर दिस होल कंट्री। इनएलिजिबल, और हम इसमें इसका सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स का। पिछले साल हमारे काफ़ी स्टूडेंट ने अप्लाई किया था और 90% स्टूडेंट क्वालिफाई हुए इस साल। कोई स्टैट्स probably if they can present and I don't even I don't believe stats का कोई फायदा भी होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुणे एंड चेन्नई कैंपस नॉट वैलिड। देखिए सिर्फ एक DMSF ही है जिसका कैंपस यहाँ पे है, और ये कैंपस बनाए गए हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए, बच्चों को पहले से प्रिपेयर करने के लिए, MBBS के लिए, काउंसलिंग देने के लिए। कई बार बच्चे MBBS एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग विल होना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो यहाँ से एक तरह का मेंटल स्ट्रॉन्गनेस, विल पावर दी जाती है उन्हें। काउंसलिंग के सेशन दिए जाते हैं, वो फेमिलियर हो जाते हैं अपने स्टूडेंट्स। और पॉइंट जो रखा जा रहा है कि बच्चे फेमिलियर हो जाते हैं, उन्हें काउंसलिंग सेशन दी जाती है, एक साल इंडिया पढ़ के बहुत ट्यून हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं उनको मेडिकल प्रोग्राम। तो ऐसा एक ही कॉलेज के लिए क्यों होता है फिलीपींस के? फिलीपींस में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और एक से एक बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि बाकी कॉलेजों को फैमिलियरिटी करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा किसी और कंट्री के लिए क्यों नहीं होता? बीट यूक्रेन, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में कोई एक साल का प्रोग्राम इंडिया में क्यों नहीं चलाता? अगेन एज आई एम सेइंग, दिस इज प्योर जस्टिफिकेशन ऑफ रनिंग अ कैंपस इन इंडिया। अब आते हैं इंडियन कैंपस जो चलाया जा रहा है। देखिए हम किसी कैपेसिटी में नहीं है ये बोलने के लिए कि सही है या गलत है। एज पेरेंट्स, एज स्टूडेंट्स, कुछ स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं जो हमारे वेलफेयर के लिए बनी हैं, बी इट एम्बेसी, बी इट मेडिकल काउंसिल, बी इट कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन। अब मुझे इस डिटेल में नहीं जाना, मुझे आप सिंपल इस चीज का जवाब दे दीजिए। अगर वहां की कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन जो वहां की मेडिकल काउंसिल है, अगर इंडियन एम्बेसी एक एडवाइजरी जारी कर रही है, बार बार 2018 में उन्होंने जारी किया, वो इसीलिए जारी कर रही है क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम रियलाइज हो रही है कि इंडिया में जो इंडिया में जो BS पढ़ाया जा रहा है ये सही नहीं है। एनी इंटरनेशनल प्रोग्राम हैज टू बी कंप्लीटली इंटरनेशनल। दूसरे भी कॉलेज कर सकते हैं बट दे डोंट वांट टू डू इट। सो बॉस, इसको प्लीज आप एक जस्टिफिकेशन ना माने। जो एक आपकी एडवाइजरी दी गई है उसको आप सीरियसली लें, एंड आई थिंक उसी चीज को आपको सही मानना भी चाहिए। आई मीन कोई X बंदा कुछ बोल रहा है, Y बंदा कुछ बोल रहा है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, राइट? What is right is what is in official parlance, in official communication through regulated bodies. मतलब peers के साथ, जो उनके साथ वो पढ़ना चाहते हैं, जो जिनके साथ का ग्रुप होता है, उनके साथ फेमिलियर हो जाते हैं, मिलते हैं, उठते बैठते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, खाना खाते हैं, जो कि उन्हें आगे फिलीपींस में भी करना होता है। ये अपॉर्चुनिटी किसी और यूनिवर्सिटी में बच्चों को नहीं मिल पाती। This is again a justification. ये कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात, ऑलरेडी कितने ही बैचेस जो पुणे में पढ़ते थे निकल के आके इंडिया में डॉक्टर बन चुके। Okay. अगर आप इसे इलीगल बोल रहे हो तो आप इसे बंद करवा दो, आप कंप्लेन लिख दो। जस्ट आप उस एडमिशन जो स्टूडेंट है उसको अपनी तरफ खींचना चाहते हो, तो आप एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को, अच्छी जगह चल रहा है कोई चीज़, उसको आप इलीगल बोल के बच्चे का माइंड, पेरेंट्स का माइंड आप डाइवर्ट करने की कोशिश करें। दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कब तक ये चीज़ से आप बच्चे का एडमिशन या माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास एक पॉइंट, देखिए डाइवर्ट कोई नहीं करना चाह रहा। एक स्टूडेंट बहुत मैच्योर है, बहुत परिपक्व है। अब मैं यहाँ कुछ फैक्ट्स रखने जा रहा हूँ जो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, जिस पुणे कैंपस की ये बात कर रहे हैं, इस पुणे कैंपस से BS पढ़ के आज तक कोई बच्चा निकला ही नहीं है। पुणे कैंपस वाज स्टार्टेड इन 2018 एंड 19।
अभी जो बच्चे बाहर निकले हैं दे वर वे बैक, जो डायरेक्ट डीएमएसएफ पढ़ने के लिए गए थे, इस कैंपस से पढ़ के कोई निकला ही नहीं है। आगे क्या पॉलिसी गाइडलाइन आएंगी, क्या फ्रेमवर्क आएंगे विद दिस बीएसएमडी का जो हाइब्रिड प्रोग्राम है, गॉड नोस, बट सर्टेनली थिंग्स आर वेरी हेजी एंड दिस कैन फॉल अपॉन वेरी बैडली। दूसरा, आपने बोला कि किसी में है अगर इलीगल है तो बंद करा दो ना, बंद क्यों नहीं हुआ? देखिए, बहुत सी चीजें हैंड्स एंड माउथ में चल रही होती हैं और ऐसा नहीं है कि इससे पहले हुए नहीं है। इससे पहले शायद आपको जानकारी नहीं है क्योंकि फिलीपींस आपने 2 साल से ही प्रमोट करना शुरू किया है। उससे पहले शायद आप फिलीपींस को इतना फेवर भी नहीं करते थे। पुराने वीडियोस में भी देखा जाए तो फिलीपींस के बहुत ड्रॉबैक्स हम बोलते थे, बट समहाउ आई डोंट नो देयर इज अ चेंज ऑफ हार्ट ओवरनाइट कि आज फिलीपींस आपको इतना अच्छा लग रहा है। कोई चेंज ऑफ हार्ट नहीं होता। इट इज ऑल अबाउट कॉमर्शियल वायबिलिटी एंड कॉमर्शियल इंटरेस्ट। जिस तरह से हम नॉन नीट वालों को भेज रहे हैं, इट इज प्योरली कॉमर्शियल। अब मैं आपको बताता हूं फिलीपींस को लेके भी इश्यूज आए हैं। 2010 के आसपास का मैं आपको बताता हूं, फिलीपींस में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। कागायान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो यूईआरएम, जो टॉप नॉच स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, फिलीपींस में 5 ईयर एमबीबीएस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था बहुत बड़े एक नेक्सस के आई से कैनिबलाइजेशन के कारण, या एक लॉबी बनी गई थी। और आप मानेंगे नहीं, बहुत जबरदस्त एडमिशन भी हुए थे उस टाइम पे और बहुत बुरी तरह से बस्ट भी हुआ था क्योंकि फिलीपींस में ये 4 5 इयर्स एमबीबीएस का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कुछ टाइम पहले, 2-3 साल पहले की बात है, जयपुर की एक यूनिवर्सिटी है और 1-2 यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी इस तरह के प्रोग्राम चलाते थे। बंद कर दिया कि 2 साल इंडिया 2 साल बाहर, नहीं एक्सेप्ट हुआ, वीजा रिजेक्ट हो गए। तो ऐसा नहीं है कि आज नहीं हुआ तो कल नहीं हो सकता बॉस। अगर इट इज सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। आज आंखों देख के मैं गलत काम नहीं कर सकता। इफ समथिंग इज सो हेजी, इफ समथिंग इज सो क्वेश्चनेबल, आई डोंट नो हम उतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं। आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, उसमें भी हमने कैटेगोरिक दिया है। जिस चीज को क्लेम किया जाता है यहाँ पे, वो क्लेम किया जाता है अबाउट एफएमजी पासिंग रेशो, उसमें भी बहुत बड़ा गैप है। प्लीज आप मेरे वीडियो को रेफर किए जहां मैंने वैलिडिटी की बात की है और मैंने एफएमजी की रिपोर्ट्स को रख के सामने और जो इनकी वेबसाइट है उसको रख के सामने पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन किया है, जहां ये वाला जो मिथ है और ये जो एक बबल क्रिएट किया गया है, इसको अच्छे तरीके से बस्ट किया गया है और या फिर उसको हमने रखने की कोशिश की है पॉइंट ऑफ व्यू को। मैंने समझाया एंड दे हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस यूनिवर्सिटी, सो स्टॉप डूइंग दिस इज नॉट वर्किंग। नो, इट इज वर्किंग, एक्चुअली इट इज वर्किंग। बात यहाँ वर्किंग और न वर्किंग करने की नहीं है, इट इज अबाउट जस्ट एजुकेटिंग द स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट की चॉइस है, अगर उसे लगता है डेफिनेटली इज विलिंग टू डू इट, बट एज अ काउंसलर जो सही है हम बोलेंगे और हम अपने पॉइंट्स को रखेंगे। देखिए, अगर जो स्टेट्स बुकमा यूनिवर्सिटी के पास हैं, अगर आप सो गाइज, आई थिंक यही मेन पॉइंट्स थे जिसपे मुझे लगा कि आपको अपना पॉइंट शेयर करना चाहिए। मैं आप पे छोड़ता हूं एज अ गेट माई यूनिवर्सिटी टीम, हम प्योरली आप पे छोड़ते हैं कि आप इसमें क्या इवैल्यूएशन करते हैं, बट हमें जो पॉइंट्स लगे, बी इट कंसोर्टियम ऑफ कॉलेजेस, बी इट इक्वल इनटेक जो हमने आपको सीएमओ दिखाया, बी इट वैलिडिटी ऑफ प्रोग्राम्स रनिंग इन इंडिया, बी इट द हाई फी स्ट्रक्चर बीइंग चार्ज बाय दिस इंस्टीट्यूशन, वेरी हाई फीस क्यों ले रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्यों ये प्रमोट भी किया जा रहा है, विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि क्यों नॉन नीट क्वालिफाइड बच्चे को आप सही डायरेक्शन नहीं दे रहे, उसे सही मेंटरशिप नहीं दे रहे, सिर्फ आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण उसको एक इस तरह के पाथवे में दिखा रहे हैं, उसको ल्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरा 1 साल बच जाएगा। क्या 1 साल बच, आप ये बताइए, अगर 1 साल बच भी जाता है और अगर बाई चांस अगले साल क्वालिफाई नहीं करता, हु विल बेयर द कॉमर्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या वो बीएस भी पढ़ लेगा और आपके मेडिसिन की तैयारी भी करेगा। सो इट इज ऑल गोइंग अराउंड। सो गाइस, आई थिंक इट्स टाइम टू गो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पेशेंट ऑडियंस। कहीं आपका कोई फीडबैक हो, कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, मैं कंस्ट्रक्टिवली लेने की कोशिश करूंगा और उस पर भी अगर हुआ तो मैं आपको जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स देने की कोशिश करूंगा विद बेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ करियर काउंसलर। जो हमें फील किया हमने आपसे शेयर किया। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट ऑडियंस और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर ब्रिलियंट करियर। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी वेरी मच। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs.
We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.